मिलता है, नाइट्रेट्स को हीट करने पर क्या मिलता है, बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर क्या मिलता है। तो इनके सवाल मेनली आपको पी ब्लॉक में दिखाई देंगे। आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सवाल दिखाई देंगे कि कौन सी गैस निकल रही है, क्या हो रहा है। बट क्योंकि हम लोग थर्मोस्टेबिलिटी पढ़ रहे थे इसलिए हमने उस वाले पार्ट को पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आज इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यार मेनली हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेसिक की इतनी ज्यादा बात करते भी नहीं है, बट फिर भी मान लो मुझे कंपेयर करना है तो टॉपिक डाल लीजिए सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक strength. Mainly we are going to compare the acidic strength only, मतलब पजांस रूल से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करते हैं। बेसिक तो मेनली मेटल है कि नॉन मेटल है उस तरीके से ही कंपेयर होगा। ठीक है, मुझे कुछ एग्जांपल्स निकालने पड़ेंगे। देखिए सिंपल सी बात सुनेगा ध्यान से, चीजों को कैसे कंपेयर करते हैं। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था स्ट्रक्चर्स एसिड्स का, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कौन सा एसिड कितने H निकालेगा ये हम उसकी फोटो को बनाने के बाद देख पाते हैं, याद आ रहा है। और मैंने बताया था कौन सा वाला H निकलता है, याद आ रहा है, OH वाला H। तो मन में एक ख्याल था बहुत टाइम से कि सर OH वाला H ही क्यों निकलता है। तो आज मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि क्यों निकलता। सुनेगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑक्साइड है, CO2 ले लिया मैंने, मान लेते क्या ले लिया मैंने, CO2, या मान लीजिए मैंने SO3 ले लिया, कोई भी ऑक्साइड ले लिया। मैं किसी ऑक्साइड को एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ये मैं कैसे बता सकता हूं। तो हम हमेशा उस ऑक्साइड को पकड़ने के बाद पहले उसको पानी में घोल के उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। पहली चीज तो ये निकल कर आती है। अच्छा, तो मतलब कि सर ये निकल कर आता है कि मैं SO3 को पकड़ूंगा और मैं पहले उसको पानी में घोलूंगा। अच्छा, पानी का pH कितना होता है, 7। पानी का pH क्या होता है, 7। अब जब मैंने SO3 डाला या मैंने कोई भी ऑक्साइड डाला तो उस ऑक्साइड को डालने से पानी एसिडिक हो गया। इसका मतलब वो ऑक्साइड का नेचर क्या रहा होगा, एसिडिक रहा होगा। पानी में ऑक्साइड डालने से मान लो पानी का नेचर बेसिक हो गया, इसका मतलब वो ऑक्साइड का नेचर क्या रहा होगा, बेसिक रहा होगा। मतलब कि ऑक्साइड के नेचर से के बारे में हम टिप्पणी तब कर पाएंगे जो उसके सॉल्यूशन का नेचर बनकर आएगा। कोई दिक्कत इसमें। और जब ऐसा बहुत सारे ऑक्साइड के साथ किया गया तो हमें पता लगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। ये हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया। और फिर हमने जब एसिड्स के बारे में सोचा कि मान लो जब SO3 जल के अंदर जाएगा तो जल के अंदर जाने के बाद ये क्या बनाएगा, H2SO4। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर H2O4, इसकी मतलब हम लोगों ने तस्वीर बनाई, ये रहा, दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात, तस्वीर बनाई हम लोगों ने। अब सोचिए ध्यान से कुछ बातों को, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेटल के साथ O जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है। मेटल मतलब कोई एलिमेंट है, इसको मेटल मत बोलो, एलिमेंट बोलो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे भाई ये जो चीज है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या बाहर निकलेगा, H+। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्या है ये, एसिडिक। और मेरे भाई अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या बाहर निकलेगा, OH। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बेसिक बोलूंगा। तो मुद्दा ये निकल कर आता है कि हमें ये सोचना है कि किस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए कि इसका मतलब एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती होगी, सेम होती होगी। तभी तो उसमें समय आने पर, जरूरत पड़ने पर ये बॉन्ड टूटता है ताकि वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और समय आने पर ये वाला बॉन्ड में टूट सकता है ताकि वो कैसे बिहेव करे, बेस की तरह बिहेव करे। क्या ये बात समझ आती है। और इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मान लो कई बार सवाल आता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ और जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओ
H2SO4 के साथ। बच्चे ना इन रिएक्शन को रट लेते हैं और इनफैक्ट ये तो हमें पता भी है क्या बनेगा, जिंक सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, Na2ZnO2 है ना। वो फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता था, Na2 था कि Na था, क्या था। अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग चीजों को रटते ही गलत तरीके से, मैं आज आपको इसको रटने का सही तरीका बताता हूँ कैसे इसको रटना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, सुनिए ध्यान से। मतलब दिक्कत है कि हमने कभी इनऑर्गेनिक को उस नजरिए से देखा ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें करने पता होती तो हमारे रटने में कितना आसानी, तो दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे भाई ये ऐसे क्या है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, बेस। हम जानते हैं कि जिंक का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, पढ़ा जनाबे आली ने बेकार गया पंजाबी चौक लिस्ट याद कर रखी है हम लोगों ने। तो कैसा ये एम्फोटेरिक, पक्की बात है। तो अगर ये एसिड है तो इस टाइम पर कैसे बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा सर। और अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर ये अगर बेस है तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह, लेकिन देखने में बेस लग रहा है ZnOH ट्वाइस। मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा तमीज के साथ लिखता हूं। ये देखो क्या लिखा है मैंने, अब ये कैसा लग रहा है, लग रहा है एसिड, क्या लग रहा है अभी। अच्छा H2SO4, अगर H2SO4 रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो क्या बनता, दोनों H निकलते और क्या लगता Na2SO4। यहाँ भी दोनों H निकाल दो, क्या बनेगा Na2ZnO2 और साथ में क्या बन जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, मतलब लिखने के तरीके को सिर्फ मैंने बदला तो रिएक्शन कितनी आसान नहीं होगी याद करना कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को 10th में बच्चे रटते हैं, है कि नहीं, कि सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, फार्मूला रटना पड़ेगा इसका Na2ZnO2। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, ये एम्फोटेरिक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो बेस वाली फील आ रही है, ऐसा लिख रहा हूं एसिड वाली फील आ रही है, सिंपल सी बात है। तो सामने वाली पार्टी के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर सामने वाली पार्टी एसिड है तो बेस वाली फील चाहिए हमें, सामने वाला पार्टी बेस है तो एसिड वाली फील चाहिए। तो याद करना क्या हो जाएगा आसान। तो इस तरीके से हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी तो उसमें रिएक्शंस को याद करने का तरीका है। अगर वो तरीके से आप याद करेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेंगे एक बार, बार बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन सोचो हर रिएक्शन को इंडिविजुअली रटना, हर स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली याद करना, बिकॉज आपने अपना पैकेज पढ़ा होगा, कुछ चीजें देखी होगी, किसी भी किताब में सारे स्ट्रक्चर एक साथ नहीं है। हमने लेकिन सारे स्ट्रक्चर हमने अपना 2-3 दिन का टाइम सिर्फ किस पे दिया, स्ट्रक्चर्स के ऊपर दिया, सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ बनाए। तो ये स्ट्रक्चर्स जैसे जब आगे पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां स्ट्रक्चर्स बार बार फिर से आएंगे। लेकिन अगर हम उनको अलग अलग पढ़ते तो हमारा दिमाग पैटर्न को ढूंढ नहीं पाता कि कैसे हमें इसको याद करना है। तो हमें लगता है कि ये अलग स्ट्रक्चर, जैसे कहानी अलग है, इसको अलग याद करना है, इसको अलग याद करना है, इसको अलग याद करना है, तो दिक्कत होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का मजा तभी आता है जब हमें क्या दिख रहा है, पैटर्न दिखाई दे, कैसे इसको पढ़ना है, तो दिमाग पैटर्न खोजता है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि यहाँ पर हम बातचीत करें तो बेसिकली मुद्दा ये उठकर आता है कि मुझे कौन से बॉन्ड को तोड़ना है। अब सोचो ध्यान से, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर यहाँ पर E की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो मेरे भाई ये O के इलेक्ट्रॉन्स को, O के लोन पेयर्स को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहां करेगा, मतलब क्या करेगा, पोलराइज करेगा। और अगर पोलराइज करेगा तो आप जानते हैं कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ये बात हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी के टाइम में डिस्कस की थी, जहां पे मेटल जो है, जो हमारा एलिमेंट था, वो O के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, पोलराइज कर रहा था और बॉन्ड टूट के ऑक्साइड बन रहा था, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भैया इसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करके खींचना पड़ेगा। तो क्या मैं समझ सकता हूं कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी, सिंपल सी बात है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है सर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो हम अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचे और मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑक्साइड लिखता हूं, मान लो BeO, MgO, CaO लिखते चले गए, और मैंने बोला कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो। कैसे अरेंज करो, तो क्या होगा बताइए, BeO सबसे ज्यादा एसिडिक, बिकॉज BeO की इन सब में +2 चार्ज है, +2 +2 +2, लेकिन साइज बढ़ रहा है।
साइज बढ़ रहा है, आयोनिक पोटेंशियल या फाई की वैल्यू क्या थी, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज, डाउन द ग्रुप मूव करने पर फाई कम होता है, फाई क्या होता है, कम, तो फाई कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, दिस विल बी द ऑर्डर, सिंपल सी बात है, ये है लॉजिकल तरीका सोचने का। बट मान लो मुझे ये नहीं पता होता तभी मैं सोच सकता था, सिंपल सी बात, ज्यादा मेटालिक कौन सा है इसमें से, सोचो कि भैया डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, जो ज्यादा अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, CO, सबसे कम बेसिक कौन होगा, कैसे सोच सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ये रीजनिंग थोड़ा सा लॉजिकल लगती है, ये हमें कंसेप्ट के बारे में बताती है, कोई दिक्कत इसमें क्या है, बात समझ में आती है। अच्छा सुनो ध्यान से, अब मान लो मेरा ऑक्साइड नॉन मेटल का आ गया, कौन सा ऑक्साइड आ गया, नॉन मेटल, आपको याद होगा मैंने आपको पीरियोडिक में नियम लिखवाया था, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्टेट, और इस बारे में हमने उस टाइम कोई क्यों ऐसा हुआ कोई चर्चा नहीं की थी, आज चर्चा करने का समय है हमारे पास। सोचिए अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो ये प्लस में ज्यादा होगा, प्लस में ज्यादा होगा तो इसका आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और आयोनिक पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सोचिए आज हम उस लॉजिक को जो हमने वहां रटा था कि भैया मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, आज हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आपके पास CO and CO2, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चार्ज +2, इसमें चार्ज क्या है +4, तो इसमें चार्ज +4 है, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, ज्यादा पोलराइज करेगा मतलब H खटाक से टूटकर निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सिंपल, बस समझ आ रही है। लेकिन याद करने में आसान क्या लगता है कि मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, अंदर की कहानी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कहानी कैसे जुड़ेगी, कैसे रिलेट होगी, तो क्या आपको पता लग गया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए इस चीज को। दोस्तों कुछ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, अच्छा वो वाला सर, हाँ तो उसमें काम पे लग जाइएगा, ट्यूसडे क्लास देते हैं एक्टिविटीज, इनऑर्गेनिक में पैसा बहुत है, एग्जाम तो होते रहेगा, चैप्टर भी होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना मैडम, फिर बोलिएगा 2 हफ्ते बाद फेस टेस्ट है, होमवर्क नहीं बनाएंगे, करना तो पड़ेगा ही, अगला सप्ताह भी खत्म ही है ना, ऐसे हम लोग हफ्ते में 2 दिन के लिए मिलते हैं बस, और वहाँ मैं 3 दिन के लिए मिलता हूँ, लगे मैं फिर भी चल रहा है C वालों के साथ उनके साथ चलो उन लोगों को हर कोई डिमोटिवेट कर देता है, ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए, तो टेंशन में आ जाता है वो लोग, और टेंशन में और नहीं पड़ता है। सर वो जो लड़की थी सीज रुकी थी, हाँ अरे सर तुम नहीं ना आया था, चलिए आइए हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी, क्या आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पता है, रिएक्टिविटी सीरीज, रेडॉक्स के टाइम पे कुछ हमने रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्लास 8 में पढ़ा था, रिएक्शन वाला हाँ पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, वही वाला बिल्कुल सही। चलिए बताता हूँ, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है एकदम फर्जी थी,
जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बातचीत करते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज चालू होती है लिथियम से। कहाँ चालू होती है? लिथियम से। और हमारे में पोटेशियम ऊपर आता है, सोडियम कहाँ आता है? नीचे। और ये सीरीज चलती जाती है, अभी हम इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। और ये खत्म हो जाती है ए होता है। कहाँ खत्म होती है? मैंने सिर्फ इसमें मेटल्स लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे मैंने इसमें? मेटल्स की बात करता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पे होती है, थोड़ा आपको इसका आइडिया है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज? किस बेसिस पे बनाई गई है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो डिस्प्लेस कैसे कर सकता है, मतलब कैसे सोचेंगे इसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एग्जांपल या इट इज एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हम चीजों को कैसे सोचेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि, चलो इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पुट करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम ऊपर आता है और पोटेशियम कहाँ आता है? आप लोगों को नीचे। अच्छा, आप लोगों का पोटेशियम ऊपर आता है, फिर कौन सा आता है आपका? सोडियम। फिर क्या आता है? कैल्शियम। ठीक, चलिए। तो मतलब आप लोगों का कैल्शियम नीचे आता है और यहाँ पे असली में कैल्शियम क्या होता है? ऊपर आता है। तो सवाल उठता है कि आप लोगों ने इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर थोड़ा सोचेंगे तो मैं आपको आप वाली रिएक्टिविटी सीरीज का रीजन बता सकता हूँ कि कैसे बनी हुई होगी। मतलब बेसिकली ये बनाई गई है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को आपने पढ़ के याद कर लिया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि वो रिएक्ट कर जाए। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेटल शांत बैठा हुआ है, मतलब रिएक्टिव नहीं है, उससे कोई आया इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब खुद सोचो कि पोटेशियम और सोडियम में किसका साइज बड़ा होता है? पोटेशियम का। इलेक्ट्रॉन दूर होगा, निकालना आसान, तो उसकी रिएक्टिविटी, इसलिए आपको पोटेशियम कहाँ आता है? ऊपर। कैल्शियम कहाँ आता है? नीचे। और सोडियम नीचे और कैल्शियम उसके नीचे, बिकॉज कैल्शियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे हमें? दो। कितने निकालने पड़ेंगे? दो। और उसका साइज सोडियम के मुकाबले क्या हो जाएगा? छोटा भी हो जाएगा क्योंकि वो इधर आ रहा है। तो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई थी वो बेसिकली बनाई गई है किस हिसाब से? इलेक्ट्रॉन निकालने के हिसाब से। तो बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, सुना ध्यान से। मान लो मैं लिथियम से लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन बनाऊं, सोडियम से सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाऊं, पोटेशियम से पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रॉन बनाऊं, तो रुबिडियम से रुबिडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाओ, ऐसा चल रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे आसानी से कौन होगा? रुबिडियम वाला। लेकिन हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम किसी रिएक्शन को हवा में नहीं करवाते, हम उसे कहाँ करना पसंद करते हैं? सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूशन में करवाना हमारे लिए आसान होता है ताकि हम रिएक्शन को करवा पाए। सपोज आपके पास एक ढेला है, दूसरा ढेला है, दोनों को चिपका दोगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? नहीं। लेकिन उसी ढेले का सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, अब दोनों को मिला दो, अब वो रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे लिए रिएक्शन करवाना कब आसान होता है? जब हम किसमें कन्वर्ट करें उसको? सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम। किसे करा रहे हैं? और एक्वस मीडियम में खास बात ये है कि ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो रेट ऑफ 1 क्या होती है? मैक्सिमम। रेट ऑफ 1 इज मैक्सिमम। जबकि हमारा नॉर्मल सेंस क्या बोलता है कि 1 की तो मिनिमम होनी चाहिए थी और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी? रुबिडियम, बिकॉज़ रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? आसान है। तो इसी कहानी को हम समझेंगे पहले, और तो हमें क्या समझ में आ जाएगा? आयोनिक मोबिलिटी भी समझ में आएगा। एक बात सुनना ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक मोबिलिटी? क्या मतलब होता है? आयन की मूवमेंट। आयन की मूवमेंट, सुनना ध्यान से। तो हमने क्या किया, सुनना मेरे भाई, हमने लिथियम पकड़ा, सोडियम पकड़ा, पोटेशियम पकड़ा, रुबिडियम पकड़ा, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या बन गया? Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। हमने उन चारों को पानी में डाला, हमने बोला दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। आयंस की मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक मोबिलिटी। सिंपल सा फंडा है मेरे भाई कि जिसका साइज छोटा
जिसका साइज छोटा उसकी दौड़ने की गति क्या होगी। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि आयोनिक मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, क्या सिंबल होता है म्यू, तो अगर हम थोड़ा सोचें कि इन चारों में सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा, लिथियम, फिर कौन दौड़ेगा, फिर कौन दौड़ेगा, फिर कौन दौड़ेगा, रुबिडियम, ऐसा ही होगा। मेरे भाई हमने क्या देखा कि सबसे तेजी से दौड़ रहा है लिथियम प्लस की आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या थी, सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा, लिथियम प्लस, लेकिन उसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे क्या आ गई, कम, सबसे कम आ गई। और उम्मीद क्या थी बताओ, उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा किसकी आएगी, उम्मीद क्या थी कि लिथियम ने सबसे ज्यादा आएगी, सब छोटा साइज सबसे तेज दौड़ना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल चीज है कि मेरे भाई लिथियम प्लस की आयोनिक मोबिलिटी क्या होती, सबसे कम होती। अब साइंटिस्ट लोग सोचते कि ऐसा काहे हो रहा है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बातों को ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। मेरे भाई लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1 2p0, सुनते हैं ना ध्यान से। और लिथियम प्लस की क्या हो जाएगी बताइए, 1s2 2s0 2p0, 2s में एक डब्बा बनेगा हमारे पास, 2p में 3 डब्बे बनेंगे। लिथियम प्लस पानी के अंदर है, किसके अंदर है, पानी के अंदर, और पानी के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पानी के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे भाई यहां पर देखिएगा ध्यान से, O अपने लोन पेयर लेकर आएगा और ये अपने लोन पेयर किसके अंदर दे देगा, लिथियम के पास दे देगा, ठीक है। यहां पर ऐसे कितने पानी आएंगे बताओ, तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम प्लस के साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, 4, कितने जुड़े होंगे, 4। और अगर ये 4 जुड़े हुए हैं तो कौन सी ज्योमेट्री बना रहे होंगे, टेट्राहेड्रल, क्या बना रहे होंगे, सुनते जाना मजा आएगा अभी। तो देखो ये रहा लिथियम प्लस, क्या बनाया मैंने, इस लिथियम प्लस से देखिएगा ध्यान से देखना आप लोगों को, इस लिथियम प्लस से यहां पर 4 पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या बना रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना रहे होंगे, और ये चारों पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे लिथियम प्लस को सराउंड करेंगे। मेरा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं बोलो एक बार, हाइड्रेट हो गया हो, उसको पानी ने घेर लिया चारों तरफ से, इसलिए क्या बोला, स्फीयर, क्या बोला इसको हम लोगों ने, और पानी ने हर तरफ से घेर लिया, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर। कोई दिक्कत इसमें। एक बात बताओ, ये लिथियम प्लस है मेरे भाई, लिथियम प्लस, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा है ना, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसको जहां से इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। एक बात सुनना, एक मैग्नेट लो, मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट बहुत पावरफुल है तो उसके आसपास तुम एक लोहे की शीट लगा दो, दूसरी लगा दो, तीसरी लगा दो, तो उसको बहुत सारे लोहे की शीट में लपेट सकते हो, पता है नहीं तुम लोगों को। एक मैग्नेट अगर लोगे, सिंपल सी बात है भैया, मैग्नेट को किताब के ऊपर रखो, किताब के नीचे लोहा रखो, तब भैया कर लेता है, उसको चिपका लेता है, बिकॉज उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है, अच्छा मैग्नेट होता है, तो उसके आसपास लोहे की बहुत सारी परतें क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछो कि लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rd प्लस, इसमें सबसे अच्छा मैग्नेट कौन सा है, लिथियम प्लस, बिकॉज उसका आयोनिक पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा। तो मेरे भाई ये जो पहली लेयर आपके पास चिपकी, इसने कौन सा बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेरे भाई यहाँ पे आप जानते हैं कि H पे चार्ज क्या है बताओ, पार्शियल पॉजिटिव, H पे चार्ज क्या है, H पे चार्ज क्या है, तो यहाँ पर क्या तुम थोड़ा सोच पाओगे कि पानी की एक और लेयर चिपक जाएगी आके, पानी की मेरे भाई यहाँ पर एक और लेयर आकर चिपक जाएगी इस तरीके से, जो इस H को क्या कर दी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होगी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, और भी चिपकते जाएंगी, चिपकाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकंड को क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो अब इसको थोड़ा फील करना कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि लिथियम के आसपास इस तरीके से पानी की अच्छी खासी परतें चिपक चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था।
इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? किसका? लिथियम प्लस का। अगर तुम चीजों को समझ पाए तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि Rb प्लस के आसपास, K प्लस के आसपास और Na प्लस के आसपास दिख रहा है? तो पानी के अंदर हम उसके नॉर्मल आयोनिक साइज को कंसीडर नहीं करते हैं। पानी के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं? उसके हाइड्रेटेड साइज को। अब मुझे बताओ कि सबसे छोटा हाइड्रेटेड साइज किसका है? मीडियम का। इसलिए उसकी मोबिलिटी कहां गई? मिट गई। इसलिए उसकी मोबिलिटी जो होगी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? सवाल जेई ने क्या क्या पूछा है सुनना ध्यान से। अब जेई के सवाल सुनना। इस पूरे पार्ट में जेई ने सवाल क्या पूछा है, बातों को सुनना। पहली चीज, आयोनिक मोबिलिटी में हम उसकी मोबिलिटी कौन से साइज से कंपेयर करते हैं? उसका नॉर्मल साइज की हाइड्रेटेड साइज? कोई दिक्कत इसमें? हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। देता हूं मैं कि भैया हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 5। जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत इस चीज में आप लोगों को? ठीक है। तीसरी चीज, लिथियम के साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? 4। कोई कितनी जगह खाली है? 4। सवाल यह आता है कि सोडियम के साथ कितने बनाएंगे? 6। सोडियम में यहां पे देखो क्या था, इसका था 2s1। सोडियम में क्या आएगा? 3s1। तो अब Na प्लस में 3s0 3p0 3d भी होता है उसमें क्या होता है? 3d। तो 3d0। ठीक है। तो s का एक बॉन्ड बनेगा, p से 3 बनेंगे और d से कितने बनेंगे? 2। मन में ख्याल था कि सारे को जोड़ दो, थोड़ा d इस्तेमाल कर लो। मेरे भाई Na प्लस के आसपास ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, बिकॉज फिर उन सब में आपस में क्या चालू हो जाएगा? रिपल्शन। क्या चालू हो जाएगा? इसलिए बॉन्ड बनने की एक सीमा है। जैसे एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा कि सर बॉन्ड से तो हमेशा स्टेबिलिटी होती है, बॉन्ड से क्या होती है? हमेशा स्टेबिलिटी। तो आपने मैक्सिमम एग्जांपल जो कराए वो हमें कितने तक कराए? 6 तक ही कराए, जिसमें sp3d2 था। d3 वाला एग्जांपल किया हम लोगों ने IF7, बहुत ही रेयर मिलता है वो sp3d3। लेकिन सर d4 d5 पूरा d आपने क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया? आपने कभी ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया कि sp3d5 हो जाए सर? तब तो ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे भाई अगर ज्यादा बॉन्ड्स बन जाएंगे तो उन सब में क्या चालू हो जाएगा? रिपल्शन। अब ये बंदा जो है एक को संभाल सकता है अच्छे से, 2 को भी संभाल सकता है, चलो ठीक ठाक, लेकिन दोनों को पता नहीं लगेगा। अब 5-6 को संभाल लेगा तो पकड़ने जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपस में क्या चालू हो जाएगा? रिपल्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? खुश हो गया कि नहीं मेरे भाई? तो सिंपल सी बात समझिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की भी एक सीमा है, बिकॉज वरना उन सब में क्या चालू हो जाएगा? रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो सोडियम वाले केस में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। तो इसी कारण से उसमें कितने पानी जुड़ेंगे? 6 पानी। लिथियम में कितने पानी जुड़े? 4 पानी। तो सवाल ये आया हुआ है कि लिथियम वाले केस में, सुनना ध्यान से, बताया कि लिथियम वाले केस में कितने पानी जोड़ते हैं? 4। सोडियम में कितने जोड़ते हैं? 6। तो जो पहला लेयर बनती है प्राइमरी लेयर, प्राइमरी हाइड्रेशन लेयर या प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर, वो बनने में कौन से बॉन्ड्स जिम्मेदार होते हैं? द आंसर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? मेरे भाई इस प्राइमरी लेयर में कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? फिर सवाल ये आता है कि जो सेकेंडरी लेयर बन रही है वो क्यों बन रही है? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उन पानी को बुलाने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी तो कुछ हद तक क्या है? जिम्मेदार है, बिकॉज इसी का फील्ड हम महसूस कर पा रहे हैं, है ना? तो मेरे भाई उसको भी हम बोलते हैं कि आयन डाइपोल। आयन लिखा था आप लोगों को? तो सेकेंडरी स्फीयर को बनाने में 2 फोर्सेस काम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दिख रहा? दिमाग खोलो थोड़ा सा कि क्या क्या हो सकता है। बात क्लियर है आप लोगों को? तो सिंपल सी बात है दोस्तों। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है, उस सवाल को सुनो। इसका मतलब सर लिथियम जब जाएगा तो लिथियम क्या बनाएगा? देखो लिथियम कितने पानी के साथ कंबाइन हो रहा है? 4। और ये बनाएगा लिथियम H2O4 पॉजिटिव।
अच्छा मान लो बेरिलियम हो, क्या हो? बेरिलियम। बेरिलियम। तो बेरिलियम में अगर सुनना, बेरिलियम में क्या होगा? 1s2 2s2। बेरिलियम में क्या होगा? 1s2 2s2। बेरिलियम 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 1s2। तो उसमें भी 2s 0 होगा, 2p 0 होगा। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव भी कितने बनाएगा? 4 ही बनाएगा। क्या ये बात दिमाग काम कर रहा है? Yes. कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव में कितने बनाएगा? 4 ही बनाएगा। अब सवाल ये ने क्या पूछा? सवाल ये ने पूछा कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? क्या आंसर देंगे? बेरिलियम वाला, क्योंकि बेरिलियम वाले पे चार्ज क्या है? +2। तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा? भाई +1 चार्ज लोन पे नेगेटिव चार्ज, +2 चार्ज नेगेटिव चार्ज, +3 चार्ज नेगेटिव चार्ज। किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? जब चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखो दोस्तों, क्या क्या आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। पहली चीज तो ये, ठीक। दूसरी चीज कि किसका रेट मैक्सिमम होगा? Li प्लस का। Li प्लस का निकलने का रेट क्या होगा? मैक्सिमम। पानी में क्यों मैक्सिमम होगा? बिकॉज जो यहाँ पे बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या, देखो ना, यहाँ पे लिथियम को ज्यादा पानी ने घेर लिया। तो इस केस में अगर ज्यादा पानी घेरेंगे तो भैया एक बॉन्ड बन रहा है, अट्रैक्शन काम कर रही है। यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोला जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलो? और पानी के लिए उसी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन। पानी इंटेक्ट कर रहा है, पानी बॉन्ड बना रहा है। तो सवाल ये आता है कि इन सब में अगर मैं इन सब की आपसे कंपेयर कराऊं कि सबकी हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करो, तो जिसके ज्यादा बॉन्ड बनेंगे पानी के साथ, ज्यादा इंटरेक्शन होगी, ज्यादा पानी आ पाएगा, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? तो लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए लिथियम प्लस जो होता है उसमें एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा होगी। वो ज्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी निकल जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी सर? बढ़ जाएगी। एनर्जी अगर निकल जाएगी तो खुद की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो पहले आप इसको लिखिए। फिर मैं आपको आखिरी में नोट डाल कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। हाइड्रेटेड साइज वो भी बोल सकते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नाम को समझिए। तो आपके प्रीवियस ईयर में 2-3 सवाल दिखे होंगे आप लोगों को आयोनिक मोबिलिटी के ऊपर, है भाई? पीरियोडिक में कहीं भी दिखा होगा। हाँ, या पहले नोट डालने कुछ पॉइंट्स लिख लो। जगह छोड़ दो इसके लिए, मैं नोट डालने कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, वरना भूल जाऊंगा। ठीक है, लिख लीजिए कि मोर दी हाइड्रेटेड साइज more will be the interaction with water, more the hydrated size, more will be the interaction with water, and thus more will be the hydration energy, and thus more will be the hydration energy। उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सोथर्मिक होती है, निकलती है। एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। तो ब्रैकेट में क्या नोट करेंगे आप लोग कि हाइड्रेशन एनर्जी का नेचर क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो क्यों एनर्जी क्या हो रही है दोस्तों? निकल रही है। जब आप फोटो बनाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है, दिस एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट, कि इन द एक्वस मीडियम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयन इज 4। In aqueous medium, the coordination number of lithium plus ion is 4. What is the meaning of coordination number? नहीं, नंबर कोऑर्डिनेट नहीं होता। इसका एक जनरल मतलब होता है कि कितने लोग उसको घेर रहे हैं। जस्ट इमीडिएट नेबर्स। क्या मतलब होता है? इमीडिएट नेबर्स। मैं पूछूं कि भैया ये लड़का पीछे बैठा हुआ है, तो इसके अब बोलो से पूरी क्लास में घेरा हुआ है, तो इसके इमीडिएट नेबर कितने हैं? 1 2 3 4। सिंपल सी बात, इमीडिएट नेबर। जैसे मान लो कि हम इसको पकड़ लेते हैं, पीछे बैठा हुआ है, और सर इसको हर तरफ से सराउंडेड है, हर तरफ से क्या है?
सराउंडेड। लेकिन अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर गिनना है तो आई विल जस्ट काउंट हिज इमीडिएट नेबर्स, 1 2 3 4 5 6, बस ये वाले जो इसको घेर रहे हैं। अब जो इधर बैठे हुए हैं वो भी इसको घेर तो नहीं है, लेकिन वो इसके इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, लिथियम प्लस यहाँ पर लिखा हुआ, इसके इमीडिएट नेबर्स कितने हैं? 4। Na प्लस के इमीडिएट नेबर्स कितने होंगे? 6। समझ में आ रही है? तो अगला पॉइंट जो होगा वो Na प्लस के लिए होगा प्राइमरी में जितना, हाँ बिल्कुल, जो इमीडिएट, ठीक है। Na प्लस का कितना हो जाएगा? 6। क्या आप रीजन एक्सप्लेन कर लेंगे? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट कि सोडियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3s 3p 3d भी आ जाएगा। तो y करके रीजन में जगह छोड़ दीजिएगा। y काहे? y का रीजन आप लोगों को खुद से लिखना है कि Na प्लस वाले में y क्यों आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विल बी दिस वन, इसको लिख लो, स्टेबिलिटी। इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन दे देंगे आप लोग। बिकॉज बेरिलियम का चार्ज कितना है? +2। तो बेरिलियम का चार्ज +2 है, मतलब उसका लोन पेयर के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? ज्यादा अच्छा, ज्यादा स्ट्रेंथन होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, प्राइमरी स्फीयर में कौन से बॉन्ड दिखते हैं अपने को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखिए। In the primary hydration sphere, coordinate bonds are observed. और सेकेंडरी में क्या क्या दिख रहा है अपने को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल भी बोलते जानते हैं आप लोग। इट्स अ सब कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उसको लिख सकते हैं। हमने सारे पॉइंट्स जो थे लिख लिए, ठीक है। और आयोनिक मोबिलिटी हम कौन से साइज से कंपेयर करते हैं दोस्तों? चाहो तो इसको भी नोट ही कर लो, नोट में एक और पॉइंट लिख लो कि आयोनिक मोबिलिटी इज कंपेयर्ड using the hydrated size. Ionic mobility is compared using the hydrated size and not the size of ion in the gaseous phase. Not को बड़ा बड़ा लिख देना, and not the size of ion in the gaseous phase. ठीक है। और इसको भी लिख लो, हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 5। और अनायंस वाले केस में 5 तो होता नहीं है, पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू 5 या फिर सिंपली पोलराइजेशन। पोलराइजेशन चार्ज पे डिपेंड करता है और साइज पे भी डिपेंड करता है। दोनों में सर पोलराइजेशन नहीं पड़ता। पोलराइजेशन नहीं पड़ता, बिल्कुल, ठीक है। तो अब चीजों को नोट कर लीजिए ताकि हम चीजों को समझ पाए। मान लो कभी सवाल भी आता है कि इन चारों आयन में कौन स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज क्या होगी? तो सवाल इनकी स्टेबिलिटी। और वहां पे देखना कि एक्वस मीडियम लिखा है कि गैसियस लिखा हुआ है। अगर एक्वस लिखा है तो कौन जीतेगा? Li+। गैसियस लिखा है तो कौन जीतेगा? Rb+। ये दोनों अंतर है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हमारी सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो पानी में ही होती है, इसलिए हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज भी है चालू कहाँ से होती है? लिथियम से।
लिथियम सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। हो गया। इस चित्र को थोड़ा बना लें तमीज के साथ, ठीक है। तो लिथियम वाले में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई है मैंने। सोडियम में क्या होता? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती। 4 पानी ऐसे आ रहे होते, एक पानी ऊपर से और एक पानी नीचे से। उसके इसमें ऑक्टाहेड्रल क्या मैडम? सॉल्वेशन एनर्जी, जो एनर्जी निकल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। अगर हमारा मीडियम पानी हुआ तो उसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रेशन। मान लो तुम्हें इनको दारू में घोलना है तो दारू वाले में उसको सॉल्वेशन ही बोलेंगे, बट अगर पानी में घोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रेशन। तो द मीनिंग इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। क्या बोल रहा भाई? अपना एक्सपीरियंस साझा करवाना। तेरा पहला वाला ही महंगा पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसे आपके मन में नहीं आए होंगे लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल ये आता है, सुनना ध्यान से। कुछ सवालों को सुनिएगा तो मेरे मन में आ रहे हैं। एक सवाल तो ये आता है कि सर लिथियम की हाइड्रेशन सबसे अच्छे से हो जाएगी, मतलब आराम से घुल जाएगा, वो घुल जाएगा आराम से। और सोडियम और रुबिडियम में सर दिक्कत होगी हमें, लेकिन सर रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा। तो मेरे भाई दिक्कत सुनिए, देखिए मैंने आपके सामने कुछ लिखता हूँ ऐसा कि लिथियम से मुझे अगर लिथियम प्लस एक्वस बनाना है तो क्या स्टेप्स होंगे? सोचिए एक बार। मैं लिथियम गैस को पकड़ के सबसे पहले Li प्लस गैस बनाऊंगा, मुझे पूरी एनर्जी निकालनी। मतलब इस प्रोसेस, सुनना ध्यान से, सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब इसमें एनर्जी क्या हो रही होगी? निकल रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सिस्टम की एनर्जी अगर निकल रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो होना, इस प्रोसेस का होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं। तो मुझे निकालना है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। सोचते हैं इसके बारे में। तो पहले मुझे लिथियम गैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? Li प्लस गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर मुझे इस Li प्लस गैस को पानी में घोलना पड़ेगा। तो ये कहानी चलेगी। समझ बात हो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर लिथियम से Li प्लस कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। और लिथियम प्लस जब पानी में डिसॉल्व होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या है इसमें? बताइए। अच्छा, ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जिसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये निकलती है तो साइन क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब लोग जानते हैं कि एंडो होता है और इसका मतलब क्या है? एक्सो। ठीक। अब मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। असल हम चीजों को ऐसे तोड़ के लिखते हैं ना उसकी एनर्जी निकालने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। कभी अगर तुम अपना पीरियोडिक का पैकेज चेक करोगे तो उसमें डला हुआ है ऐसे। मेनली इस चीज को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा इसको? थर्मोडायनेमिक्स। कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां सुनिए ध्यान से। पहले स्टेप में लिथियम से लिथियम प्लस मेटल में ताकत लगानी पड़ेगी और सेकंड स्टेप में एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्या बात समझ आती है हम लोगों को? तो अगर सोचो कि मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो यहाँ पर एनर्जी कितनी चाहिए अपने को? 10 जूल। और जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकलेगी? तो इस प्रोसेस में नेट कितनी एनर्जी निकलेगी? 5 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो कम होगा किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से, तो हमारा वो आयन आराम से सॉल्वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेट घुल जाएगा।
मान लो सवाल ऐसा आता है एग्जाम में कि एक आयन है, एक एलिमेंट है M, एक एलिमेंट M है, और वो पूछता है कि M प्लस आयन जो होता है ये सॉल्यूबल नहीं है, ये सॉल्यूबल नहीं है। तो हम कैसे चीजों को सोच सकते हैं मैं ये बता रहा हूं कि मेरे भाई जब M से M प्लस बना होगा और M प्लस फिर किसमें गया होगा, M प्लस एक्वस में, किसमें गया होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, गैसेस में, गैसेस में निकालते हैं। तो मुझे बेसिकली इस प्रोसेस को समझना है कि भैया इसको हमने घोला है, कैसे घोला होगा, क्या किया होगा, समझो ध्यान से। या फिर कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हमें इसमें एक और स्टेप जोड़ना पड़ जाता है, वो स्टेप क्या होता है सुनना ध्यान से। कई बार एग्जाम में हमें इसमें एक और स्टेप जोड़ना पड़ जाएगा कि मन में ख्याल है जैसे लिथियम गैस थोड़ा होता है, लिथियम सॉलिड होता है, लिथियम क्या होता है, सॉलिड। तो पहले मुझे इस लिथियम सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लिथियम गैस में। तो जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन। यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो भैया ये भी पॉजिटिव है, देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की हीट को कैलकुलेट करूं तो मैंने कौन कौन सी हीट जोड़नी पड़ेगी बताओ, सब्लिमेशन की हीट जोड़नी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की हीट जोड़नी पड़ेगी, और क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़नी पड़ेगी। साइन के साथ जोड़ेंगे अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू इस रिएक्शन की हीट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें मेनली ये वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमें। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये काम हो जाएगा। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी सोचो एक बार के लिए। इसमें नेगेटिव कंपोनेंट कौन सा है, सिर्फ यही है, ये पॉजिटिव कंपोनेंट है। आपको हीट देनी पड़ेगी तब वो सप्लाई होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और नेगेटिव होने में कौन जिम्मेदार है, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी को इन दोनों एनर्जीज को ओवरकम करना पड़ेगा। तभी जब तुम सवाल देखते हो कि कौन सा घुलेगा कौन सा नहीं घुलेगा, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर कराया जाता है किसी और एनर्जी के साथ, कि इसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है कि दूसरी एनर्जी ज्यादा है। अगर मेरे भाई इसकी ये एनर्जी ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है, नहीं घोल पाएगा, घोलने में क्या होगी, इसको दिक्कत होगी। तो मान लो एग्जाम में सवाल आता है कैसे तरीके से कि मेरे भाई कोई मेटल था, उसका आयन सॉल्यूबल नहीं, उसका आयन सॉल्यूबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि मेटल सॉलिड से हमें कन्वर्ट करना है एक्वस में, तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगी होगी सोचो एक बार। तो पहले हमें इसको मेटल गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें इसको मेटल से, और मान लो सवाल आता है M2+, क्या सवाल आ गया, M2+। साइकिल को और लंबा करते हैं थोड़ा सा, तो बताओ पहले क्या आएगा यहाँ पर, M+ आएगा, सीधे 2+ नहीं आएगा, बिकॉज I1 अलग होता है, I2 अलग होता है। अगर दोनों सेम होता, कुछ नादान बच्चे सीधे ऐसे कर देते हैं, मेरे भाई सारा गलत है ये, बिकॉज I1 इज डिफरेंट, I2 इज डिफरेंट। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले 2 into I हो जाएगा, इस बात में कोई सेंस नहीं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि चीजें कैसे हो रही, सोचो इसके बारे में एक बार। केमिस्ट्री आसान है भाई, सोचना है बस। तो भैया पहले यहाँ पर M+1 बनेगा गैसियस फेज में, दिस विल बी I1। फिर हम +1 से कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको M+2 में गैसियस फेज में क्या बोलेंगे, इसको I, और अब इसको पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी क्या बोलेंगे उसको, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और अब मुझे इस रिएक्शन की हीट निकालनी है, तो हीट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। और इस बार इसका मतलब हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू को इन सारी वैल्यू से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी वो इसको घोल पाएगा। बात समझिए। तो यहां पर हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस I1 प्लस I2 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। समझिए चीजों दिखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। और इसी तोड़ने के क्रम को साइकिल में क्या बोला जाता है, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल नाम होता है इसका। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड हेबर्ट साइकिल। ये बॉन्ड हेबर्ट साइकिल ऐसा नहीं कि सिर्फ घोलने के लिए बनाना है, नहीं, किसी भी प्रोसेस के लिए बना सकते हैं। उस प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करो, तोड़ दो, तो जो उसके सारे स्टेप्स बनेंगे उन सारे स्टेप्स की हीट को निकाल लो
और तो जो हमें हीट लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ द प्रोसेस या हीट ऑफ द रिएक्शन। और इस तोड़ने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड हेवर्ट साइकिल। एग्जांपल के रूप में मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे भाई मेरे पास आइस पड़ा हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ पड़ा हुआ है, -10 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है H2O गैसियस फॉर्म में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ कन्वर्ट करना है, 120 पे गैसियस फॉर्म में। क्वेश्चन आएगा कि भैया इस प्रोसेस में कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट लगेगी। तो हम इस पूरे को तोड़ेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स में। यस कैसे तोड़ेंगे, अभी थोड़ा हुआ 9/10 में, यस सर। -10 से 0, फिर 0 पे फेज चेंज, फिर 0 से 100 पे फिर से फेज चेंज, फिर 120 तक, 121 तक। तो सारे स्टेप्स की हीट को जोड़ते हुए जाएंगे तो फाइनल स्टेप की हीट निकल कर आ जाएगी। और इसी स्टेप्स में तोड़ने के क्रम को बॉन्ड हेवर्ट साइकिल बोलते हैं। कोई अलग चीज नहीं है, बस नाम आज पहली बार सुन लिया दोस्तों, ठीक लग रहा है। ये सब हम काम पहले से करते हुए आ रहे हैं, बस इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड हेवर्ट साइकिल। तो क्या बात समझ में आ रही है। तो भैया अगर आपके पास कोई सवाल ऐसा है, क्वेश्चन लिख लो एक कि M2+ ion is insoluble in water, what can be the reason behind that? M2+ ion is insoluble, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनसॉल्युबल है तो क्या रीजन दोगे बताओ, हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन एनर्जी कम पड़ गई। किससे कम पड़ गई, इन सब से, ठीक है। इस पे अच्छे सवाल तुम्हें दिखाई देंगे जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के टाइम में अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब कंसेप्ट रहेगा तो तुम्हें याद करना आसान होगा, कौन सा सॉल्ट पानी में घुलेगा, कौन सा नहीं घुलेगा, ये सब सोच पाओगे। वरना तो फिर रटवा देंगे कि ये घुलता है और ये नहीं घुलता है, रट भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों पानी उपाय सारे होने चाहिए, ठीक है। तो भैया इसमें M2+ अगर सोल्यूबल नहीं है तो सिंपल रीजन क्या दे देंगे भैया, इसकी हाइड्रोजन एनर्जी कम है, इसकी हाइड्रोजन एनर्जी बाकी सारी एनर्जीज को ओवरकम नहीं कर पा रही है। तो इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार, है कि नहीं भाई, मजेदार कंसेप्ट है कि नहीं। सोचो कि कैसे घुलता होगा, हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, एकदम लॉजिकल भी है, ऐसा नहीं कि धक्के से हो जा रहा है। धक्का कहाँ कर रहा हूँ भाई, धक्का थोड़ा ना कर रहा हूँ यार, लॉजिक के साथ चल रहा है। बताओ तो दोस्तों इसका रीजन आप लोग कर लेंगे खुद से। चल अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, हमारा चौथा एप्लीकेशन और आखिरी एप्लीकेशन इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी। पहले किसी कंपाउंड को घोल के देखते हैं पानी में, तो कैसे घुलता होगा समझते हैं पहले उसको, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है जो दिमाग में कंपाउंड आ रहा है वो NaCl आ रहा है, चलो NaCl को पानी में घोला जाए। सुनना ध्यान से, एक बार बताओ, जब तुम NaCl को जल में डालते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na+ aqueous एंड Cl aqueous। एक बात सोचो कि NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं कितने आराम से टूट जाता है, है कि नहीं। और आप ये सोचो कि मान लो मुझे अगर NaCl को अलग करना पड़ जाए सॉलिड फॉर्म में ही, ताकि मैं इन दोनों को अलग कर पाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा। मैं सोचो मुझे कितना तापमान देना पड़ेगा, तब जाके पहले NaCl सॉलिड से मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद उसके भाप बनेंगे, वेपर्स बनके वो उड़ना चालू होगा।
लेकिन पानी में डालती हो तुरंत क्या हो जाता है, Aqueous. टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। मतलब हमें NaCl को तोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, सोचो कितना तापमान है, कितना हीट करेंगे, मतलब सॉल्ट को गैसियस में कन्वर्ट करना, उसको तोड़ना है, मतलब कितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन पानी में डालती है ऐसा क्या होता है कि तुरंत क्या होता है, वो टूट जाता है। सोचते हैं इसके बारे में क्या हो रहा, क्यों हो रहा होगा, सोचो, ऑब्वियस बात है ना, लॉजिकल सवाल है कि सर NaCl को मतलब Na+ आयन में कन्वर्ट करने के लिए और Cl- आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है सर, तब जाके वो Na+ बना पाता है और Cl- बना पाता है। लेकिन पानी में ऐसा क्या होता है कि पानी में डालते क्या हो जाता है, वो Na+ ही बन जाता है और Cl- बन जाता है। अटेंडेंस शीट कहां तक पहुंचे? high dielectric constant. ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो ये आपको चीजों को समझना है कि चीजें कैसे हो रही हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये जो जल होता है ना, जल ये समाज सेवक होता है, ये हर किसी को खुश रखना पसंद करता है। इसके बाद जो भी आ जा सोया करेगा, खुश रखने भेजेगा। क्या मतलब है इसका, देखिए कुछ और मत सोचिएगा। मेरे भाई H पे चार्ज क्या है और O पे क्या है, मतलब अगर इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज वाला आता है तो इसका H उसको खुश कर देगा, और इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आता है गरीब, तो उसको कौन खुश कर देगा, वो खुश कर देगा। मतलब इसके पास कोई भी चार्ज आए ये उसको खुश करने का पूरा इंतजाम रखता है। ठीक, तो ये क्या चीज है भाई, समाज सेवक है, ये सबको खुश करता है। ये देखते हैं, तो एक बार की बात है, ये था हमारा स्विमिंग पूल और इसमें सुसाइड करने मतलब कूदेंगे, तोड़ दो मुझे। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, मैं बना रहा हूं ये Na पॉजिटिव है और मेरे भाई ये Cl, ये न्यूक्लियस का चार्ज है सर। ठीक, चल कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको पानी हर तरफ से घेर लेगा, पानी होने का इसको घेरेगा। जब पानी घेरेगा तो उस स्टेज को देखते हैं क्या हो रहा होगा। Na+ के पास पानी का कौन सा हिस्सा गुफ्तगू करने आएगा, O वाला हिस्सा आएगा। क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ Cl के पास है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? और क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर Na+ जो है अब वो Cl के साथ बोर हो चुका है और अब वो नया बॉन्ड बना रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर इंटरेक्शन चलनी चालू हो चुकी है। यहाँ Cl- से परेशान हो चुका है, ये भी अलग। तो एक टाइम पर इनका प्यार जो था 7 जन्मों का था, हीट करने के बाद ये टूट रहा था। लेकिन पानी की प्रेजेंस में, पानी समाज सेवक है, उसने Na पॉजिटिव को भी खुश करने की ठानी और Cl- को भी खुश करने की ठानी। तो जब एक कार्यक्रम चल रहा होगा तो क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, इसी के बारे में सोचना है मेरे भाई। यहाँ पर जब इंटरेक्शन चल रही है, इंटरेक्शन जब चल रही है, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। कौन सी एनर्जी निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रेशन एनर्जी। दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या आप देख रहे हैं जब कार्यक्रम चल रहा होगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी निकलनी जा रही होगी और वही एनर्जी इस्तेमाल होगी इनकी दूरियों को बढ़ाने के लिए। तो सोचो ध्यान से कि यहाँ पर ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर कैटायन को इधर खींचेंगे और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये अनायन को इधर खींचेंगे। जब ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी इस्तेमाल होगी इसके प्यार को तोड़ने के लिए। जब इनकी दूरियां बढ़ेंगी और जगह खुल जाएगी और उस खुली जगह पे कौन आ जाएगा, और पानी आएंगे और पानी आएंगे और एनर्जी निकलेगी और एनर्जी इस्तेमाल होगी तोड़ने के लिए और दूरियां बढ़ेंगी। और इस तरीके से कुछ समय बाद क्या होगा, Na+ को किसने सराउंड कर लिया होगा, पानी ने सराउंड कर लिया होगा। और यहाँ दूसरी तरफ Cl- को भी किसने सराउंड कर लिया होगा दोस्तों, पानी ने सराउंड कर लिया होगा। और मेरे भाई जिन्होंने कसम खाई थी अग्नि को साक्षी मानते हुए उनका प्यार समाप्त हो गया। क्या बात समझ में आई? तो Na+ भी सॉल्वेट हो गया और Cl- में क्या हो गया, सॉल्वेट हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे सॉल्युबिलिटी की कंडीशन बताओ, क्या कंडीशन होगी सॉल्युबिलिटी की, कि सर जो एनर्जी निकल रही है वो इतनी होनी चाहिए कि इनके बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। सिंपल सी बात है,
दिखा नहीं दिख रहा कि सर जो एनर्जी से निकल रही है वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इनके बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रही है मतलब नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। सिंपल सी बात, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे भाई इसको तोड़ने की जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और जो एनर्जी निकल रही है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर तुमसे पूछो कि मेरे भाई सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का कंडीशन क्या होगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दी लैटिस एनर्जी, तभी हमारा सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा यहां पर सुनिएगा ध्यान से, बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जब अगर हम बातचीत करें कि दो फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, के मतलब आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मेरे भाई मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो परमिटिविटी कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। किसमें डिपेंड करता है, मीडियम। किसमें डिपेंड करता है, मीडियम। तो दिस इज अ फैक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन द मीडियम डिपेंडेंट, कि किस मीडियम में काम हो रहा है। और वाटर के लिए दोस्तों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 81। कितनी होती है, 81। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर ऑल द नोन सॉल्वेंट्स, 81 है इसकी वैल्यू। और इसका मतलब समझो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर 81 पुट करूंगा, किसी फैक्टर के साथ आएगा ये, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई केमिस्ट्री में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे समझते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका, क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे लिए। इट्स अ एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू सेपरेट द चार्जेस। बोला क्या बोला मैंने, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू सेपरेट द चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है, सेपरेट द चार्जेस मतलब वो उन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये देखिए उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू सेपरेट द चार्जेस। अब खुद सोचो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो चार्जेस को सेपरेट कर पाएगा, और सेपरेट कर दिया तो घुल गए, सेपरेट कर दिया तो, और सेपरेट अगर नहीं हो रहे, चिपके हुए, मतलब ये घुल नहीं रहे। और वाटर का सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वाटर में हर चीज कुछ ना कुछ में सॉल्युबल तो है ही। इसीलिए दोस्तों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आज कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, उसके अंदर कुछ भी डालो वो उस चीज को तोड़कर अपने अंदर घोलने की पूरी कोशिश करता है। तो ये पूरी कहानी है किसी चीज की सॉल्युबिलिटी की। अच्छा लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, 1/r। इनफैक्ट थोड़ा ढंग से अगर लिखा जाए तो Rc प्लस R। और हाइड्रोजन एनर्जी डिपेंड करती है 1/Rc प्लस 1/r। कभी भी आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा सवाल, आप जानते हैं कैसा आता है हमेशा, कंपैरिजन का। तो कभी कंपैरिजन का सवाल भी आएगा तो आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, दोनों का फॉर्मूला किसके प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत इस चीज में, क्या पूरी कहानी समझ में आई। तो देखो अगर हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं कि पानी में ऐसा क्या हुआ कि आराम से टूट गए, और गैस और नॉर्मल मोड में हमने हीट क्यों करने वाला इतना, बिकॉज पानी में कौन सी एनर्जी थी हमारे साथ, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी, और हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि वो लैटिस एनर्जी को आराम से ओवरकम कर पाती है, वो उसको तोड़ देती है, सॉल्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में कोई सवाल आता है कि एक सॉल्ट है NaCl, वो सॉल्युबल है, और एक सॉल्ट है AgCl, वो सॉल्युबल नहीं है, वो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो क्या रीजन दोगे कि AgCl में क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसका हाइड्रोजन एनर्जी कम हो जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। NaCl वाले केस में क्या बोलेंगे कि उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस कम होगी, वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब भी सवाल सॉल्युबिलिटी का आएगा, वी हैव टू ओनली कंसीडर या वी हैव टू ओनली कंपेयर, वी हैव टू ओनली कंपेयर दीज टू। भागो, मौका मिल गया, कोई दिक्कत इसमें,
इसको नोट कर लो। ये नहीं करना। मेंटेनेंस चलते फाइल चेक हो रहा है कि सर अहम मौका पे काम अहम मौका पे काम कर रहे कि नहीं कर रहे। इसे जरूरी है सर। सही बात। पूरा ड्रिल होना चाहिए था कि निकल के भागो। Yes, sir. लोग सही टाइम पे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, है कि नहीं? तब मजा आता था थोड़ा सा। Yes. जो मोबिलिटी के सवाल आपके आ रखे हैं, सॉलिबिलिटी के जो सवाल हैं वो सब हो जाएंगे। अब हम सॉलिबिलिटी के कुछ ऑर्डर को देख लेते हैं कि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर हमारे लिए क्या होता है, उसको जान लेते हैं बस। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। सॉलिबिलिटी की जब हम ट्रेंड की कंपैरिजन करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी का कटायन अनायन निकाल के चेक करते रहें, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सवाल कैसा आता है, ट्रेंड के ऊपर आता है। तो हमने जब बहुत सारे ट्रेंड्स की स्टडी की, उन सारे ट्रेंड्स को पढ़ने के बाद जो उनका निचोड़ है, मैं आपको पहले वो निचोड़ लिखवा देता हूँ ताकि आपको ट्रेंड याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, और उस निचोड़ के हिसाब से हम लोग अपने सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, जो हमारा सॉलिबिलिटी का जो की पॉइंट है, जो हमें ध्यान रखना है कि भैया हमें ये चीज याद होनी चाहिए। की पॉइंट क्या लिखिए इसको फटाफट। सॉलिबिलिटी जनरली इंक्रीजेस IN वाला increases down the group. Solubility generally increases down the group, but when the number of polyatomic anion is greater than or equal to, but when the number of polyatomic anion is greater than or equal to number of cations, then the solubility decreases. ठीक है, क्या मतलब है हम देखेंगे अभी, इसके मतलब को समझेंगे क्या क्या बोला जाता है। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, LIF, NAF, KF, RBF, CSF, मैंने लिखा आप लोगों के सामने, एकदम सिंपल सी बात। तो क्या इसमें पॉलीएटॉमिक आयन है? No, sir.
नो सर F माइनस आना है, कौन सा आना है? तो इतना को सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या नियम लिखा है बोले बताओ? सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। नोट करते जाइए फटाफट, नोट करते चलिए। एक खास चीज, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है OH माइनस, ये है तो पॉलीएटॉमिक, दो आ जाएंगे, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज क्या होता है इसका? बहुत। इसी कारण से हम इसको कंसीडर करते हैं मोनोएटॉमिक। क्या कंसीडर करते हैं इसको? तो ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो, सुनना, मैं कभी लिखता हूँ, देखो यहाँ पे LII, क्या लिखता हूँ? आई। आई है तो मोनोएटॉमिक, लेकिन साइज क्या है उसका? इसलिए उसको कंसीडर करेंगे। हाँ, तो उसके बात करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि OH माइनस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? मोनोएटॉमिक, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। इन सबको ऑर्डर पता लग गया आप लोगों को? अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग जानते हैं यहाँ कौन सा आयन, देखो Li प्लस ClO4 माइनस, कैसा आयन है ये? पॉलीएटॉमिक। तो जब पॉलीएटॉमिक आयन की संख्या इसके बराबर भी हो जाएगी अगर, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? चेंज। क्या लिखा आप लोगों ने कि जनरली नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब पॉलीएटॉमिक आयन की संख्या या तो कटायन की संख्या के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सिंपल देखो, मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे ये लाइन याद नहीं रहती, मैं कैसे सोचता हूँ आप लोगों को, मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि नॉर्मली नीचे की तरफ बढ़ता है, सिंपल सी बात, नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर मेरा ये जीत जाएगा, ये क्या होगा अगर? तो संख्या क्या, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? उल्टा। ये कब जीतेगा सोचो? जब इसकी संख्या सेम हो। ये छोटू सा लग रहा है, ये क्या लग रहा है? लड़ाई होगी, ये जीत जाएगा। या फिर ये कब जीतेगा? जब इसकी संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब भी क्या होगा? ये जीत जाएगा। तो बस अगर पॉलीएटॉमिक जीत रहा है तो सिंपल सी बात है कि ट्रेंड क्या हो जाएगा? उल्टा। और नॉर्मली ट्रेंड क्या है हमारा? जीत रहा। तो यहाँ दोनों एक ही थे, तो कौन जीतेगा? जीत जाएगा। तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा? उल्टा। तो मैं तो दिमाग में ऐसी इमेज रखता हूँ ताकि मुझे इस पॉइंट को याद ना करना पड़े। अब एक खास चीज देखो, यहाँ मजा आएगा देख के। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। ये तुम्हारा कहाँ पे हेल्प करेगा? यहाँ देखो, यहाँ ध्यान, बेरिलियम सल्फेट है, तो यहाँ पर Be2 पॉजिटिव है, ये भी एक, ये भी एक, कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा। मतलब ट्रेंड हमारा चेंज। हमारा ट्रेंड क्या है कि नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब ट्रेंड उल्टा, तो नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी घटे, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ Li2SO4 लिखा हुआ है, तो ये हमें कितने Li मिलेंगे? 2। और यहाँ सल्फेट कितने मिलेंगे? 1। 2 कटाए, जीत गया हमारा। सिंपल सी बात है, संख्या क्या हो गई इसकी? ज्यादा हो गई, ये जीत गया। तो ट्रेंड क्या रहेगा? हमेशा पॉलीएटॉमिक खराब है। पॉलीएटॉमिक कैसा है? खराब। अगर उसकी संख्या या तो कटायन के बराबर हो या कटायन से ज्यादा हो, तो हमेशा चीजें खराब होंगी। अब यहाँ देखो, एग्जाम में सवाल कैसा आता है? एग्जाम में सवाल ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चों को जनरली याद होता है कि हमेशा डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? तो वो लिथियम वाले में तो यही मार्क करेंगे, लेकिन बेरिलियम वाले में भी उल्टा हो जाएगा। तो देखो, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ग्रुप 1 के लिए अलग है और ग्रुप 2 के लिए अलग है। दिख रहा है आप लोगों को? साफ साफ दिख रहा है। और मान लो ऐसा ही, सुनना ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से,
ऐसा ही सवाल आ जाए नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट के लिए, अब इसको सोचना एक बार के लिए, ऐसा ही सवाल अगर नाइट्रेट के लिए आएगा तो कैसे सोचोगे? देखो यहां पर लिथियम नाइट्रेट है, यहां पर क्या है? लिथियम नाइट्रेट, तो Li प्लस 1 NO3 माइनस भी 1, कौन जीतेगा? पॉलीएटॉमिक जीत गया, पॉलीएटॉमिक। तो चीजें खराब हो जाएंगी, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, अब क्या होगा बोलो? घटेगी। तो क्या ऑर्डर आएगा इसका? ऐसा ऑर्डर आएगा। लेकिन यहां देखो, यहां भी सेम चीज होगी, बेरिलियम जो है एक ही मिला और पॉलीएटॉमिक कितने मिल गए? 2, तो पॉलीएटॉमिक फिर से क्या हो गया? जीत गया। और पॉलीएटॉमिक जब तक जीतेगा तब तक ट्रेंड क्या होगा? हमारा चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा? तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्या है? अलग अलग, लेकिन दोनों की नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? सेम है। देखिए बात, दोनों के नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी सेम है, लेकिन सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? अलग अलग है। तो सवाल जो है इसका ट्रेंड को लेकर पूछता है। रीजन क्या होगा? रीजन हमेशा एक ही है, हाइड्रोजन एनर्जी इज मोर देन। मान लो सवाल ये आता है कि लिथियम नाइट्रेट ज्यादा सॉल्युबल है और ये कम सॉल्युबल है, क्या रीजन होगा? कि भैया उसके हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसका हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कंपेयर हमेशा दोनों एनर्जी को करना है और उसके सारे जुगाड़ को हमें लिखते जाना है। और मान लो ऐसे ही मैं लिख के ले आता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ LiBr से CsBr। तो ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? पॉलीएटॉमिक। भले ही क्या हो वो मोनोटॉमिक हो, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज दे आर कंसीडर्ड एज पॉलीएटॉमिक। तो लिथियम प्लस कैटायन भी एक, अनायन भी एक, वही पॉलीएटॉमिक वाला। कौन सा वाला? तो पॉलीएटॉमिक जीत गया। ट्रेंड क्या हो जाएगा? उल्टा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी बुद्धि से इनको करना, अपनी बुद्धि से इनको कर लेना। अपनी बुद्धि से करेंगे। किया आप लोगों ने इनको? करिए, हो गया। तो 11th में क्या होगा बताइए? हाँ, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? कैटायन की संख्या 2 है, अनायन एक ही है। कोई दिक्कत इसमें? इसका बोलिए इट विल इंक्रीज, इसका बोलिए इट विल डिक्रीज, बिकॉज ब्रोमीन इज कंसिडर्ड एज पॉलीएटॉमिक, इट विल डिक्रीज। इसका बोलिए हाइड्रोक्साइड इज कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक। अब मोनो में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन जीतेगा? एक ही बंदा जीतेगा, वो सोचना ही नहीं है उसमें। सोचना किस केस में है? पॉली। मोनो में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत? एक चीज और देख लो, एक लास्ट एग्जांपल, इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। लिथियम कार्बन बाइकार्बोनेट से सीशियम बाइकार्बोनेट, क्या लगता है इसमें बताओ? कि लिथियम प्लस 1 मिलेगा और बाइकार्बोनेट अनायन कितने हैं? एक ही है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन हो क्या है, वही वाला है। लेकिन सुनना ध्यान से, यहाँ पर लिथियम प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में H प्लस भी है।
क्या है? आप लोग जानते हैं कि बाइकार्बोनेट है, आराम से टूट जाता है, H2 और CO2 में H+ मिल जाएगा वहां से। तो मतलब यहाँ पे कैटायन कितने हो गए? 2 हो गए। कैटायन कितने हो गए? 2। अनायन कितने हैं? 1 ही हैं। इसलिए ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइकार्बोनेट को तोड़ के सोचना है। और दोस्तों इसके साथ हमारी बॉन्डिंग जो है एट लास्ट आफ्टर 8 लेक्चर्स समाप्त हुई। 7.5 lecture, 3/4, 3/4. तो we are done with bonding. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जितने पढ़ने हैं सबको पलटिए। कुछ सवाल जवाब है मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? जो आपके पैकेज में आयोनिक मोबिलिटी के सवाल थे, जो आपने सवाल छोड़े थे सॉल्युबिलिटी या मोबिलिटी वाले, उनको भी एक बार देख लीजिए, निपटा लीजिए, चीज़ों को खत्म करिए। वाइंड अप करने का समय है कि हमारा ये चैप्टर एट लास्ट लगभग 1.5-2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं, चलो खत्म हो गया। 1 महीने से पहले ही कर ली। बढ़िया से खत्म हो गया। बताइए सर कौन सा? इसका रीजन हमको उतना अच्छे से समझ सर सिंपल सी बात है कि इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। तो जहां उसको ज्यादा प्लस दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन के साथ, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो इस वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो आपके सवाल बच रहे हैं उन सवालों को निपटाइए। अगर आपके मोबिलिटी के सवाल, हाइड्रेशन के सवाल कुछ अगर बचे हुए प्रीवियस ईयर के, आप सब कुछ करके खत्म करिए। और जो हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा है, मेनली सवाल यहाँ से आते हैं, लेकिन इसमें ना कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और एक्सेप्शंस को जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हर किसी का जब ब्लॉक आएगा तो वहाँ वो एक्सेप्शंस आपको अलग से याद करने के लिए बोले जाएंगे, ठीक है? तो एग्जाम में जब सवाल आए कभी, मतलब आपके प्रीवियस में सवाल कभी दिखे और वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो घबराने की बात नहीं, उसको निशान लगा के रखना है भैया, ये हमें एक्सेप्शन के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कॉपी के सारे पन्नों को पलटिए जहां से बॉन्डिंग चालू हुआ था, देखिए कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, क्या क्या हो चुका है। जो भी आपके सवाल बच रहे हैं उन सवालों को कर लीजिए और पूछ लीजिए। प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है सर, OH वाला है H3BO में डोनेट नहीं होता है। ये तो करेगा ना सर, H3PO बोरिक एसिड है ना। कोई रीजन है सर? वो बताइए देते हैं। सर HCl6 दोस्तों बोरिक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं होता है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज प्रोटिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो लुईस एसिड होता है। क्या होता है वो? लुईस एसिड। सुनेगा ध्यान से, बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, BOH OH OH। sp2 इसकी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ज्योमेट्री होती है इसकी? अच्छा, अगर ये sp2 है, सुनेगा ध्यान से, अगर ये sp2 है तो आप जानते हैं कि इसके पास एक पी खाली बच जाएगा, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास एक पी खाली बच जाता है, ठीक है? एक पी क्या बच गया? खाली। और अब ये तैयार है कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या मिल जाए इसको? इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, सुनिएगा ध्यान से बातों को, कि इसको इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लुईस एसिड। सुनिएगा ध्यान से कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए मतलब कि लुईस एसिड है। तो वाटर आएगा, आप जानते हैं कि वाटर का तो काम है सबको खुश कर देना। तो मेरे भाई वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है, दे दिया उसने। अच्छा, जब ये कार्यक्रम हुआ तो सुनना ध्यान से, तो क्या होगा? BOH OH OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो H H और O पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज O ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, Yes, sir. खुखार होता है। अब समझो जो आदमी डाकू था उसी को किसने लूट लिया तो उसका खुखारपन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पूरी केमिस्ट्री में सबसे कमजोर होता है H। जब हम ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे ना, सबसे कमजोर कौन होता है? मतलब H की कोई इज्जत नहीं समाज में। मतलब कोई भी आएगा उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अब उसको H को बाहर यहां से निकाल देगा। बात समझ में आई? तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? H+। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बना देखते हैं, यहाँ बोरोन के साथ 4 OH जुड़ जाएंगे, BOH4- और साथ में क्या बाहर निकला? H+। जो ये H+ निकला, ये H+ क्या बोरिक एसिड ने दिया? No, sir. Water. ये H+ किसका है? वाटर का है। इसलिए बोरिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट नहीं किया। प्रोटॉन किसने डोनेट किया? वाटर ने। तो सुनना ध्यान से, बोरिक एसिड जो होता है इट इज नॉन प्रोटिक एसिड। कैसा एसिड है? लेकिन सुनना ध्यान से इसको, लेकिन ऐसा बोलते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। कौन सा एसिड है? मोनोबेसिक मतलब क्या है? कि एक OH- को ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। क्या बोला मैंने? क्योंकि अल्टीमेटली पानी में जाएगा तो H+ तो निकलेगा ना। इस H+ को निकाला किसने? पानी ने। इसने नहीं निकाला, इसलिए हमने इसको मोनोप्रोटिक एसिड नहीं बोला। लेकिन इसके पानी में जाने से एक H+ तो निकला और ये H+ एक OH- को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? मोनोबेसिक एसिड। बात समझ में आ रही है? ये प्रोटिक एसिड नहीं होता, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मोनोबेसिक होता है क्योंकि ये एक OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है। Sir, ये apply इंट्रामोलिक्यूलर बैकबोन नहीं हाँ करता है सर, लेकिन वो इतनी स्टेबल नहीं होती, बिकॉज जैसे ये करेगा तो यहाँ से O पे पॉजिटिव चला जाएगा, H क्या होगा? निकल जाएगा। तो उसको जैसे हम पानी में डाल, एक चीज समझिएगा, एक बात सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास HCl एसिड है, वो 100% है। कितना है वो? 100%। 100%। तो उसमें अगर तुम लिटमस पेपर डालोगे तो क्या वो लाल होगा? नहीं होगा। सोचो इस बात। एसिड एसिड तभी है जब वो H+ दे, और एसिड H+ तभी दे सकता है जब वो पानी में जाए, क्योंकि पानी उसको तोड़ेगा और क्या निकलवाएगा वहां से? H+ निकलवाएगा। बातों को समझो कि HCl जो है, HCl खड़ा होकर चला रहा है कि मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं। HCl एसिड नहीं है। जब हमने HCl को पानी में डाला तब HCl ने कैसे बिहेव किया? एसिड की तरह बिहेव किया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पानी जिम्मेदार है उसके H+ को निकलवाने के लिए। सोचो, पानी का जो Cl जो O वाला हिस्सा होगा वो H को घेरेगा, जो पानी का H वाला हिस्सा होगा वो Cl को घेरेगा। दिमाग में इमेज बन रही है? हाइड्रेशन चालू होगी, एनर्जी निकल रही होगी और वही एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तब H+ बाहर निकला, इसलिए हम उसको H3O+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको हम लोग? H3O+। समझो बात, क्या लिखा उसको हम लोगों ने? H3O+। तो बोरिक एसिड जो है वो खुद में एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? तो उसको किस में डालें? पानी में। जब पानी में डालेंगे तब उसका एक प्रॉपर्टी दिखाई दी कि भैया उसने पानी का क्या निकलवा दिया? H+ निकलवा दिया, उसने अपना H+ नहीं निकाला। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास 100% कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, then that solution is not going to behave like acid। मतलब समझिए कितनी अजीब बात लगी सोच के। इसका क्या मतलब है सर? मतलब हम तो सोचते थे कि भैया अगर हमारे पास 100% HCl होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, वो तो खतरनाक एसिड की तरह काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें H+ होगा ही नहीं। H+ होने के लिए कोई ऐसा मीडियम चाहिए जो उसको क्या करे? तोड़े। एक और चीज सुनिए, अगर मैं
HCl को पानी में डालो और HCl को दारू में डालो, क्या दोनों में pH की स्ट्रेंथ सेम आएगी? नहीं। पानी ने ज्यादा तोड़ा होगा तो पानी में H+ की मात्रा ज्यादा मिलेगी। दारू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, वो इतना तोड़ नहीं पाएगा, तो वहाँ H+ का अमाउंट कम होगा तो pH भी तो ज्यादा है। H+ ज्यादा होती है तो pH कम आता है, H+ कम होगा तो pH। सोचिए इसका। तो सवाल थ्योरेटिकली कितने अच्छे से बन सकते हैं, लेकिन बात है कि कभी हमने इतनी बारीकी से सोचा ही नहीं, है कि नहीं? तो भैया इसीलिए समझिए कि भैया कोई भी चीज एसिड या बेस तभी बिहेव करती है जब उसको एक सॉल्वेंट में डाला जाए, और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है कि वो सॉल्वेंट उसको तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है। अगर सॉल्वेंट उसको तोड़ ही ना पाए तो वो चीज एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगी या बेस की तरह बिहेव ही नहीं करेगी। तो सॉल्वेंट का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हर सॉल्वेंट की जो है एसिड या बेस को तोड़ने की एबिलिटी अपनी अपनी होती है। हमेशा हम बाय डिफॉल्ट वाटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वाटर हैज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका ऑपोजिट चार्जेस को सेपरेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वाटर इज बाय डिफॉल्ट आवर सॉल्वेंट। तो ये चीज है तो 100% वो हजार्डस फॉर हेल्थ नहीं होगा क्या सर? सर हजार्डेड फॉर हेल्थ कैसे? सोचिए आप उसको पिएंगे तो आपकी बॉडी में तो पानी है ना सर, वहां तो टूटेगा ना सर। अब सोचोगे सर कि मान लो मेरे पास 100% HCl है और मुझे उससे नफरत है, मैं उसके चेहरे पे फेंक दूंगा पूरा 100% HCl, तो उसको चेहरे डालना नहीं चाहिए क्योंकि वो एसिड तो नहीं है। आपने क्लास में से पढ़ाया था और तुम कर दिया एक्सपेरिमेंट, मान लो भाई उसके चेहरे पे तो मॉइस्चर है, पानी बस मिलना चाहिए सर, है ना? उसको जैसे ही पानी मिलेगा क्या होगा? टूट जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ रही बात होगा ना? अब आप सोचेंगे नहीं सर सर ने सिखाया था हमें कि 100% HCl जो है एसिड नहीं होता, फेंक रहे दूसरे के ऊपर क्या मतलब है इस चीज? होली खेल लेते हैं तो नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भैया रेन वाटर इतना प्योर होता है कि कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत नहीं है कि रेन वाटर इकट्ठा कर लिया, हमें पढ़ाया गया फिजिक्स में कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तार नंगा डाल दिए, उंगली में डाल दिए, साला नंगे हो जाओगे, है कि नहीं? लेकिन मेरे भाई तो बारिश का पानी आ रहा होगा एटमॉस्फेयर से, इतनी सारी चीजों से मिलते हुए आया होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें सॉल्ट आ गए होंगे, और जैसे इसमें सॉल्ट आ गया, आयंस आ गए, वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो हम जो बातें बोलते हैं वो ऐसा मानकर बोलते हैं कि किसी एक्सटर्नल चीजों का इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ बोलिए सर। एक ऐसी जनरल डाउट है सर, क्या क्या क्या? जनरल डाउट है केमिस्ट्री का सर, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर का कंजम्पशन से सर डेथ होता है सर, डिस्टिल्ड वाटर का कंजम्पशन से डेथ होता है, डेथ नहीं होता सर, नहीं, आप उसको पी सकते जरूर पड़ने पर। बात है कि हमें नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर ज्यादा पीना नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर से कुछ भी नहीं होता है, तो दिक्कत हो जाएगी, बॉडी में मिनरल्स नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ उसको पी सकते हैं न्यूज़ आता है कि पीने से नहीं सर, उसको पी सकते चैनल देखता कोई दिक्कत नहीं, उसको पी सकते हैं। सर XCF6 का स्ट्रक्चर XCF6 का स्ट्रक्चर। अरे भाई तो तो XCF6 जो होता है उसकी हाइड्रेशन स्पेक्ट्री डीसी होती है, बट फिर भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है उसका? सुनना ध्यान से, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से। F F F F F और F, ठीक है? इसका जो लोन पेयर बचा हुआ है, यस सर, लोन पे ठीक है? इसके लोन पेयर को आप कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी। तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ डालो, तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ डाल दो। XCF6 का जो लोन पेयर है वो उसकी ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन सुना ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है कि ये लोन पेयर जहां पर भी होगा इस कारण से बॉन्ड्स थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, चेंज तो हो जाएगा। इस शेप इसको बोलते हैं कैट ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम मुझे याद रखना, ये सवाल कुछ बनता नहीं है, बस एक अलग सा है। कैप मतलब डिस्टॉर्टेड। सर H2O2 का ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है क्या? तो उसमें हाँ सर हाइड्रोजन पढ़ेंगे सर। सर जिसमें हम लोन पेयर होगा उसका तो ज्योमेट्री में हम लोग को डिस्टॉर्टेड लिखना ही होगा। जरूरी नहीं है ऊपर नीचे बात तो ये दोनों। है। वो ठीक है सर, मेरी क्या वैसा तो लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल लिखने से काम नहीं बनेगा। और बताइए आपके समस्या।
एडवांस में सवाल देखे आप लोगों ने? उसमें जो एक इथीन वाला सवाल दिखा है, मॉलिक्यूलर प्लेन रोटेशन वाला सवाल भी था उसमें, ऐसा कुछ एडवांस में। और BRFI वाला सवाल जो क्लास में किया था, BRF5 में 90 डिग्री बॉन्ड में कितने अच्छा वो कार्ड भी टिकट में इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिखा होगा। सर अगर कहीं भी लोन पे सर वैसे ऊपर नीचे वाला नहीं हो जैसे तो फिर बॉन्ड एंगल नहीं दे सकते। हाँ जो इसमें डिस्टॉर्टेड आ गया बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा ना, एक लोन पे तो है। तो इस बार फ्लैट में कहाँ बॉन्डिंग तक आ रहा है? फ्लैट में सर एटॉमिक और गैसीय दोनों दिख रहा है सर इतना बढ़िया था बॉन्डिंग पढ़े हैं पता नहीं बॉन्डिंग आई है सर पीरियोडिक भी बॉन्डिंग जाता है ताकि तुम क्या पढ़ रहे हो उसका अच्छे से देना एटॉमिक में जो दिक्कत है बताइए। सर गैसीय सर गैसीय सर टाइम बचा है पढ़ना पड़ेगा। सर गैसीय सर रियल स्टार्टिंग का नहीं सर उधर वाला रियल गैस वाला वो कंप्रेस ग्राफ ग्राफ में क्या बताएं मतलब इडियोमेट्री को छोड़ सकते हो, फिर उसको कोई जरूरत नहीं है इडियोमेट्री की। बहुत मतलब उसमें सवाल नहीं आते, पिछले पता नहीं कब सवाल दिखा गया है, बहुत कम सवाल आते हैं इडियोमेट्री में। तो तुम्हारी किस्मत खराब रही, तुम पूरा पार्ट नहीं करते तो सवाल आ जाएगा। सर ग्राफ ग्राफ में कौन सा ग्राफ पढ़ा रहे हैं? वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रेशर डिफरेंस कंपैरिजन रहता ना उसी का ग्राफ में दिक्कत होता है। तो जैसे सिंपल सी बात है यार, मैक्सवेल सर तो z की वैल्यू क्या होती है? v real upon v ideal। और जो आप जानते हैं कि z का फॉर्मूला pv upon rt आता है, यस सर ये कैसे आता है पता है ना आप लोगों को? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें दिक्कत क्या है बताओ? अगर हमारे पास मान लो मैंने सिस्टम बना यहाँ पर, इसमें आइडियल गैस है, कौन सी गैस है? आइडियल गैस। और मान लेते हैं कि मेरी रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। मेरी रियल गैस में इस टाइम चल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे? पास पास। और मॉलिक्यूल्स पास पास से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो ये जो z की वैल्यू है क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। z की वैल्यू 1 से जितना ज्यादा कम होगी, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? उतना ज्यादा है। तो जो सवाल यहाँ से बनता है, मैं बताता था आप लोगों को कि भैया अगर मान लो से गैस दे रखी है, तो कौन सी गैस जितना नीचे आ रही है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? मतलब नेगेटिव डेविएशन उतना ज्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर और जितना ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही उसको कंप्रेस करना आसान 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 होगा, होगा। लिक्विफाई करना आसान होगा। यस सर लिक्विफाई ग्रेटर देन और कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब ज्यादा होता है। हाँ उसके इसमें आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या समस्या क्या है बताइए? सर क्वेश्चन होता है सब मिला देते हैं सर वही ना गैसियस में सर मतलब क्वेश्चन जब देखते हैं तो 2-3 जगह से मिला देते हैं तो देख के फिर चलते हैं। अभी बात है कि हम लोगों ने बहुत से चैप्टर्स पढ़े नहीं है ना, मतलब गैसेस के सवाल मिक्स होकर आते हैं सॉल्यूशन के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ, तो हमने पढ़े सर वो भी लग जाता है सर, काइनेटिक थ्योरी भी लगा देता है सर होता है क्या है जैसे कि रियल गैस तक तो ठीक था, आइडियल गैस में खेल अलग चल रहा था, अब मिला के अब दिक्कत लाया कौन सवाल आ गया? अच्छा ऐसे हम लोग हो गए। सिंपल तो है यार, इसमें क्या है? सर मेरे इसका तो सवाल आसान होता है। एडवांस वाले भी और चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सर जेड जब 1 से ज्यादा होता है तो सर मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं वंडर वॉल इक्वेशन के लिए सर, तो उसमें टेम्परेचर लो रहता है या हाई रहता है?